आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो ज्योमेट्री के अंदर आने वाला एक टॉपिक है ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज, जिसमें हम त्रिभुज से संबंधित प्रमेयों को पढ़ेंगे और उन प्रमेयों पर यानी कि थ्योरम्स पे आधारित सवालों को करेंगे। तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज की आज की क्लास में क्या क्वेश्चंस हैं, क्या थ्योरम्स हमें देखनी है, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को अपनी। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये देखिए, क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि DE समांतर AQ हो और DF समांतर AR हो तो सिद्ध कीजिए कि EF समांतर QR होगा। ये समांतर का साइन लगा हुआ है, EF समांतर QR होगा। दो चीजें केवल आपको दे रखी हैं, एक ट्रायंगल आपको दे रखा है AQR नहीं, PQR एक ट्रायंगल दे रखा है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। आपको फिगर को देखकर, फिगर में जो जो चीजें दे रखी हैं उनको यूज करके और जो आपको लाना है वो रिजल्ट आप प्रूव करके दिखाइए। क्या क्या दिया है देखिए, समझिएगा जरा। दो बातें दे रखी, एक तो DE और AQ एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दिया गया है। DE और AQ एक दूसरे के पैरेलल है, नहीं समांतर है, ये दे रखा है। तो DE ये और AQ ये एक दूसरे के समांतर है, ऐसा जो है कहा गया है। फिगर में थोड़ा सा लग नहीं रहा है समांतर, लेकिन ये समांतर है एक्चुअली। ये ऐसे कुछ लाइन होगी जिसकी समांतर लगे। अगर आप अलग फिगर बना के देखना चाहें तो बना सकते हैं। एक ये ट्रायंगल आपका हो गया PQR और उसमें एक ये पॉइंट A लिया गया है और इसको मिला दीजिए आप। ये एक लाइन खींची गई है EF, इस पर एक पॉइंट D इस तरीके से लिया गया है कि इसके पैरेलल है, ये D और इसी तरीके से ये इसके पैरेलल है। ये आपका D है। तो कुछ इस तरीके से चीजें खींची गई हैं कि DE जो है वो AQ के पैरेलल है और DF जो है वो AR के पैरेलल है। DE और AQ समांतर है, DF और AR समांतर है। तो आपको प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है आपको कि EF और QR ये भी समांतर होंगे आपस में, ऐसा आपको प्रूव करना है। EF और QR ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, ऐसा भी आपको प्रूव करना है। ये समांतर है, ये समांतर है, दे रखा है। तो चलिए देखें कैसे। देखिए, अगर पहले थोड़ा सा ओरल समझ लीजिए कैसे सवाल को लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलें। इससे मिलता जुलता एक सवाल मैंने आपको लगवाया था, उसमें मैंने कहा था कि दो चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी इस सवाल को लगाने में। एक थेल्स की प्रमेय यूज करनी पड़ेगी और दूसरा थेल्स प्रमेय का विलोम यूज करना पड़ेगा। यानी कि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों इस सवाल में लगाएंगे जब आप, तब आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे। कैसे होगा? यहां पर देखिए, सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे। इस फिगर को आप हटा दीजिए। अब आपको जो क्वेश्चन में बना हुआ था उस पर आइए। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि DE जो है वो AQ के समांतर है, यानी ये और ये समांतर है। तो हम वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें DE और AQ दोनों आ रहे हो। वो कौन सा ट्रायंगल है आपका? APQ ये ट्रायंगल जब आप लेंगे तो इस ट्रायंगल में एक भुजा ये है और एक भुजा ये है और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं।
तो आप थेल्स की प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी एक ट्रायंगल में किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए जो रेखा शेष दो भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पर मिलती हो, तो ऐसी कंडीशन में वो जो भुजा खींची गई है वो इन दोनों बिंदुओं के द्वारा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, थेल्स की प्रमेय यही कहती है। इसका मतलब अगर थेल्स की, क्योंकि यहां पर DE और AQ एक दूसरे के समांतर हैं, DE और AQ एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, APQ में थेल्स की प्रमेय लगा देंगे। और जब APQ में थेल्स की प्रमेय लगाएंगे तो थेल्स की प्रमेय क्या कहेगी कि E और D जो है समान अनुपात में बांटेंगे, यानी कि PE और QE का रेशियो PD और AD के रेशियो के बराबर होगा। इसी तरीके से DF और AR समांतर हैं, तो DF और AR वाला ट्रायंगल ले लीजिए आपका APR, इसमें आप थेल्स की प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, PF और FR का रेशियो PD और AD के रेशियो के बराबर होगा। फिर उन दोनों इक्वेशंस को यूज कर लेंगे, जो भी आएगा वो क्या मिलेगा वो हम देखेंगे अपने सॉल्यूशन में। चलिए शुरू हो जाइए सॉल्यूशन। क्या दे रखा सवाल में, क्योंकि DE समांतर है AQ के, जो मैं वहां पर लिखूंगा उसको आप फिगर में देखिएगा। DE समांतर है AQ के, क्योंकि DE और AQ समांतर है, इसलिए DE और AQ वाला ट्रायंगल ले लीजिए। कौन सा है, APQ, इस ट्रायंगल को लीजिए। APQ में थेल्स प्रमेय लगाने पर एंगल APQ में थेल्स प्रमेय से, एंगल APQ में थेल्स प्रमेय क्या कैसे लगेगी, DE और AQ समांतर हैं, इसलिए D और E पॉइंट्स जो हैं वो इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटेंगे। पहली भुजा जो आपकी है वो क्या है, एक भुजा आपकी है ये PQ और दूसरी भुजा है आपकी AD। तो PQ के सिरे क्या हो जाएंगे, PE और QE का रेशियो बराबर हो जाएगा PD और AD के रेशियो। इतने सवाल आप लोग लगा चुके हैं तो आप थेल्स प्रमेय यूज करना तो आपको आ गया होगा। PE और QE का रेशियो इज इक्वल टू होगा PD और AD का रेशियो। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। यही सेम काम आपको दूसरे ट्रायंगल में करना है। दूसरे ट्रायंगल में कहा गया है कि DF और AR समांतर हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप APR ट्रायंगल ले लेंगे। लिखेंगे क्योंकि DF समांतर AR है, इसलिए ट्रायंगल APR में थेल्स प्रमेय से। क्या कहती थेल्स की प्रमेय यहां पर भी, PF और RF का रेशियो PD और AD के रेशियो के बराबर होगा। PF और RF का रेशियो PD और AD के रेशियो के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो इनके देखिए राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF। समीकरण 1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब एक साथ आपने यूज किया तो ये रिलेशन आपके पास आ गया, PE और QE का रेशियो PF और RF के रेशियो के बराबर है। और ये जो रेशियो आया है इसको जरा आप ध्यान से देखिए क्या है, PE और QE का रेशियो PF और FR के रेशियो के बराबर है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे ट्रायंगल PQR के लिए
EF द्वारा PQ और PR के खंडों का अनुपात ही तो ये है। अगर पूरे ट्रायंगल PQR को देखें तो PQR में भुजा PQ और भुजा PR के खंडों का जो अनुपात है वही अनुपात आपस में बराबर आया है। और ऐसा अगर हो तो क्या होता है, थेल्स की प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के खंडों का अनुपात आपस में बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में उन त्रिभुज की उन दोनों भुजाओं के खंड करने वाले जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है। क्योंकि यहां पर PQR ट्रायंगल की PQ भुजा के खंड PE और QE का रेशियो PR भुजा के खंड PF और RF के रेशियो के बराबर है, इसलिए PQ और PR के खंड करने वाले जो बिंदु हैं E और F, इनको मिलाने वाली रेखा जो होगी EF, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि QR के समांतर होगी। ये बात समझ में आई? पूरी लैंग्वेज, पूरी थ्योरी मैंने एक वर्ड टू वर्ड बोली है यहाँ पे। तो बस इसी चीज को आप ठीक लैंग्वेज में यहां पर लिखेंगे, क्योंकि आपने PE और QE का रेशियो PF और RF के रेशियो के बराबर प्रूफ कर दिया। PE और QE का रेशियो PF और RF के रेशियो के बराबर आ गया है, इसलिए कहेंगे कि थेल्स की प्रमेय के विलोम के द्वारा EF और QR एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि लिखेंगे थेल्स प्रमेय विलोम द्वारा यदि किसी त्रिभुज PQR में E व F बिंदु इस प्रकार हों कि PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF हो, तो EF समांतर QR। अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि ट्रायंगल PQR में EF समांतर QR। ये आपका प्रूव हो गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए पढ़ा जाए और देखा जाए किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, दी गई आकृति में फिगर आपको दे रखा है, यानी कि एग्जाम में फिगर आएगा, PAQB तथा RC और AC के लंबवत है। अच्छा, PAQB के लंबवत है और RC AC के लंबवत है, और फिर कुछ वैल्यूज दे रखी है, PA बराबर x, RC बराबर y, QB बराबर ये समथिंग कुछ प्रूफ करना है। 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c। तो जो दे रखा है पहले उस पे आए हम। क्या दिया गया है? PA और QB एक दूसरे के लंबवत हैं। तो फिगर में आइए देखिए जरा, PA जो है वो नहीं, PAQB जो है वो RC और AC के लंबवत है। इसका मतलब PA RC के लंबवत है और QB AC के लंबवत है, ये मतलब है। PA जो है वो किसके लंबवत है? RC के। PA क्या है यार ये,
PA QB तथा RC, अच्छा तीनों ये AC के लंबवत हैं। हाँ, PA QB तथा RC AC के लंबवत हैं, ये बात है। PA QB और RC तीनों किसके लंबवत हैं? RC के AC के लंबवत है, सॉरी। तो देखिए PA जो है वो लंबवत है AC के, QB जो लंबवत है वो लंबवत है AC के, और RC जो है वो लंबवत है AC के। और उसके बाद कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। तो ये लंबवत वाली कहानी क्यों दे रखी है उसको आप समझिए जरा। देखिए PA जो है वो जब AC के लंबवत है तो यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर QB जो है वो भी अगर AC के लंबवत है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। और फिर अगर RC जो है वो भी AC के लंबवत है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। अब अगर दो लाइंस को देख लीजिए, इसको RC को छोड़ दीजिए, अगर इन दोनों को सिर्फ देखिए तो PA एक लाइन है और QB दूसरी लाइन है और AC एक तिर्यक रेखा है, इनको काट रही है। और ये तिर्यक रेखा जब काट रही है तो ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90 बराबर है। अगर PA और QB दो समांतर रेखाएं हो, AC एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे? संगत कोण होंगे। संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अगर संगत कोण होंगे तो क्योंकि ये 90 और ये 90 बराबर हैं, यानी संगत कोण बराबर हैं, और संगत कोण अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये लाइंस कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। ये अभी नहीं कहा गया कि ये समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है, ऐसे समझिए। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये एक तिर्यक रेखा इन दोनों लाइंस को काट रही है। और इस पूरी व्यवस्था में ये वाला कोण और ये वाला कोण हमको मालूम है कि 90-90 डिग्री है। भाई ये भी लंबवत तो ये भी 90, ये भी लंबवत तो ये भी 90। तो अगर ये दोनों बराबर दिख रहे हैं हमको तो ये दोनों कोण होते कौन से कोण है? संगत कोण। और संगत कोण हमको दिख रहे हैं बराबर, तो संगत कोण अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये रेखाएं जो हैं वो कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक, तो ये लंबवत वाली जो कॉन्सेप्ट है इससे आप क्या प्रूफ करेंगे? क्योंकि जो लंबवत वाली कंडीशंस दे रखी हैं उनके आधार पर हम सिद्ध करेंगे कि PA और QB समांतर हैं और इसी तरीके से QB और RC समांतर है, और फिर इस समांतर वाली कंडीशन का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? ये और ये अगर इनके लंबवत हैं तो अगर किसी एक क्षैतिज समतल पर सारी लंबवत हैं तो इसका मतलब ये आपस में समांतर है। तो बस यही चीज आप लिखेंगे यहां पर। लिखेंगे क्योंकि PA लंबवत AC तथा QB लंबवत AC, इसलिए AC समांतर QB। PA और QB अगर PA और QB अगर AC के लंबवत हैं दोनों, तो PA और QB आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। इस बात को आप समझते हैं? तो अगर AC और QB एक दूसरे के समांतर होंगे तो ध्यान दीजिएगा जरा, PA AC के लंबवत यानी ये एंगल 90, QB AC के लंबवत यानी ये एंगल 90, और दोनों एंगल अगर 90 हैं तो ये संगत कोण बनते हैं। और अगर ये संगत कोण बनते हैं तो संगत कोण बराबर है, ये हमको दिख रहा है। और संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो 100% ये रेखाएं समांतर ही होती हैं। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि QB और PQ जो है वो QB और PA ये क्या है? समांतर है, AC नहीं। और PA समांतर है। अब अगर ये दोनों समांतर होंगी तो देखिए इसका क्या यूज करेंगे हम। जिस ट्रायंगल को मैं मार्क कर रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये और ये ट्रायंगल PAC में आप देखिए QB जो है वो PA के समांतर है। तो ऐसी कंडीशन में आप थेल्स की प्रमेय में लगा सकते हैं। अगर QB PA के समांतर होगी तो Q के द्वारा PC के खंडों का रेशियो और B के द्वारा AC के खंडों का रेशियो बराबर होगा, ऐसा आप जानते हैं थेल्स की प्रमेय से। तो क्या लिखेंगे हम? क्योंकि ये दोनों समांतर हैं इसलिए ट्रायंगल APC में
थेल्स प्रमेय से। क्या कहेगी थेल्स की प्रमेय? थेल्स की प्रमेय कहती है कि दोनों पॉइंट्स ए बी और बी सी का रेशियो पी क्यू और सी क्यू के रेशियो के बराबर होगा। नहीं, पी क्यू और ए बी का ही लें या कुछ और लिया जाए? पी क्यू और क्यू सी लेने से कोई फायदा नहीं, होगी, ये कॉमन तो कहीं मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, थेल्स की प्रमेय की बजाय हम समरूपता का नियम लगाएंगे यहां पे। क्योंकि ये समांतर है इसलिए लिखेंगे ट्रायंगल, इनमें आधारभूत समानुपातिकता का नियम लगाएंगे। बी क्यू सी और ए पी सी, इनको समरूपता के आधार पर भी कर सकते हैं। ट्रायंगल ए पी सी तथा ट्रायंगल बी क्यू सी में क्या लिख सकते हैं आप? क्यू बी अपॉन ए पी या ए पी अपॉन क्यू बी। क्यू बी अपॉन ए पी, क्यू बी अपॉन ए पी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। वैल्यू रख दीजिए। क्यू बी की वैल्यू z है और ए पी की वैल्यू क्या है? x। तो z अपॉन x इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है? b, और ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस बी। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। यही काम दूसरी जगह पे कर लीजिए। अब इसको हटा दीजिए आप, इस कहानी को। अब दूसरी बात क्या दे रखी है? क्यूबी और आरसी, क्यूबी और आरसी जो है वो एसी के लंबवत हैं। तो हमने अभी प्रूव किया था कि क्यूबी और आरसी अगर दोनों लंबवत हैं तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, और ये दोनों एंगल होते हैं संगत कोण। संगत कोण 90-90 अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर। और अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो या इस वाले ट्रायंगल में भी आप यही वाला नियम प्रयोग कर सकते हैं। तो बस इस ट्रायंगल को यूज कर लीजिए। कौन सा? ये वाला ट्रायंगल है और ये भुजा इसके समांतर है। तो लिखेंगे क्योंकि ये हो गया क्यों? हाँ, क्योंकि QB इज परपेंडिकुलर टू AC और RC इज परपेंडिकुलर टू AC। क्योंकि ये दोनों इस पे लंबवत हैं, इसका मतलब दोनों आपस में समांतर होंगे, इसलिए QB इज पैरेलल टू RC। और अगर QB और RC समांतर होंगे तो हम क्या करेंगे? A, B, Q तथा ACR इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करेंगे एक साथ। इसलिए त्रिभुज A BQ तथा त्रिभुज ARC में क्या कर सकते हैं? ABQ छोटा वाला ट्रायंगल है ABQ, तो छोटे वाले ट्रायंगल की ये भुजा बटे बड़े वाले ट्रायंगल की ये भुजा, QB या BQ अपॉन CR और AB अपॉन AC। वैल्यू रख दीजिए। BQ है आपका Z, ये है Y, ये है आपका AB A, और ये है AC आपका क्या हो जाएगा? फिर से A प्लस B हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए? प्रूफ के हिसाब से चलिए अपने। देखिए जो सिद्ध करना है उसमें क्या लाना है? 1 अपॉन, ये मिसप्रिंट है शायद, ये Z होना चाहिए,
क्योंकि सी तो कहीं है नहीं ना। चलिए जो भी आएगा वो आ जाएगा। प्रूफ में क्योंकि 1/a + 1/b आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे क्या करें, समीकरणों को जोड़कर देखिए क्या आता है। ये प्रूफ देखिए ये होगा 1/x + 1/y = 1/z, ये होना चाहिए शायद, क्योंकि अभी जब जोड़ेंगे तो a + b हो जाएगा कैंसिल। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करें, जोड़ दें। इक्वेशन 1 और 2 जब जुड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा z/x + z/y = राइट हैंड साइड में जुड़ेगा b/a + b और प्लस a/a + b। यहां पर आपको z कॉमन मिलेगा, 1/x + 1/y आएगा। यहां पर आपको a + b कॉमन मिलेगा तो ये आपका हो जाएगा b और प्लस ये ऊपर हो जाएगा a + b से b + a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 और ये आपका z ब्रैकेट में 1x + 1/y, यानी ये 1/x + 1/y और z उधर चला गया तो 1/z। बस ये आपका होगा प्रूफ। ये जो क्वेश्चन में प्रूफ लिखा था ये मिसप्रिंट था थोड़ा सा, 1/x + 1/y = 1/z प्रूफ करना था। तो इसको नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको नोट करिए फटाक से और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा है, आपके लगाने वाला है अपने आप। चलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी में हम लोग भी। दी गई आकृति में AD कोण BAC को दो भागों में बांटता है। AD जो है वो कोण BAC को दो भागों में बांटता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो AD क्या हो जाएगा, AD एंगल A का बाइसेक्टर हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। और अगर AD इस ऊपर शीर्ष कोण का समद्विभाजक है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस भुजा और इस भुजा का अनुपात सामने वाली भुजा के खंडों के अनुपात के बराबर होगा। यही तो आप थ्योरम से जानते हैं, तो बस वही थ्योरम आप यूज कर लीजिएगा। क्या थ्योरम कहती है कि अगर शीर्ष कोण को समद्विभाजित करने वाली कोई रेखा खींची जाए और वो सम्मुख भुजा को D पर मिले तो प्रमेय कहती है कि त्रिभुज की दोनों भुजाओं AB और AC का अनुपात सामने वाली भुजा के खंडों BD और CD के अनुपात के बराबर होगा, यानी AB/AC = BD/CD होगा। तो बस यही वाला फार्मूला आप यूज कर लेंगे, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए यूज कर लीजिए, लगा लीजिए, क्या जब खत्म पर ही है तो निपटाओ इसको। लिखेंगे क्योंकि AD कोण A की समद्विभाजक है, इसलिए क्योंकि AD कोण A की समद्विभाजक है इसलिए क्या होगा, मतलब प्रमेय से आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि दो भुजाओं का अनुपात, कोण बनाने वाली दोनों भुजाएं जो होती हैं वो दो साइड्स जिनके बीच का एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, जिन भुजाओं के बीच के कोण का समद्विभाजन हो रहा है उन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर सामने वाली भुजा के खंडों का अनुपात। तो AB और AC का अनुपात बराबर होगा BD और CD के अनुपात के, ये बात जानते हैं। सारे वैल्यूज आपके पास क्वेश्चन में है, रख दीजिए। AB का मतलब 10, AC का मतलब 6, AC का मतलब 6, BD का मतलब x और CD का मतलब 12 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा 10 × 12 - x = 6x। ये हो जाएगा 120 - 10x और = 6x।
10x उधर चला जाएगा, 16x हो जाएगा, 10 और 6 बराबर 120, यानी x इज इक्वल टू 120 बटे 16। 16 से पूरा पूरा ये कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और 0, x बराबर, फिर 4 से काट दिए, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, बचा दो 4 पंचे 20, 7.5 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर। तो ये फुंतड़ू सा सवाल था, छोटा सा, लगा लीजिए फटाफट, भाग चलें आगे अगले सवाल पे। ये है हमारा अगला सवाल। यदि एक त्रिभुज के एक कोण का अर्धक विपरीत भुजाओं का अर्धक है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु है। इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसका मतलब समझ लीजिए। त्रिभुज के एक कोण का अर्धक विपरीत भुजाओं का अर्धक है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि त्रिभुज के किसी भी कोण का जब आप अर्धक करेंगे तो विपरीत उसके जो भी भुजा पड़ेगी उसको वो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब अगर आप एंगल ए का बाइसेक्टर खींचते हैं जिसका नाम एडी आपने रखा, तो एडी जो होगा वो सामने वाली भुजा का अर्धक होगा, यानी वो बीसी को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप एंगल बी का अर्धक खींच दीजिए तो फिर वो एसी को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। इसी तरीके से अगर आप एंगल सी का अर्धक खींच दीजिए तो वो ए बी को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो किसी एक पर हम प्रूव करें, किसी एक को लेकर चलेंगे। सवाल में कह दिया गया है कि तीनों में से किसी भी कोण का अर्धक अगर आप करेंगे तो वो अर्धक जो सामने उसकी भुजा पड़ेगी उसका भी अर्धक होगा, उसको भी बराबर बराबर भागों में बांटेगा, डिवाइड करेगा। तो आपको प्रूव करना है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिस भी ट्रायंगल में है वो ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि आइसोसेल्स होगा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो चलिए शुरू करते हैं, आसान है सवाल। कहा हम मान लेंगे कि कोण ए का अर्धक एक खींचा गया है एडी, और सवाल में कहा जा रहा है कि जो जब आप एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो सामने वाली भुजा का भी बाइसेक्टर होगा, मतलब सामने वाली भुजा को भी समद्विभाजित करेगा, बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो इसका मतलब एडी जो है वो कोण ए का भी बाइसेक्टर है और बीसी का भी बाइसेक्टर है, यानी कि बीडी और सीडी एक दूसरे के बराबर हैं, ये सवाल कह रहा है। तो इतनी बात को पहले हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अर्धक एडी इस प्रकार है कि BD बराबर CD। इस प्रकार है कि BD बराबर CD। ये सवाल कह रहा है, ये हम लोगों ने अपनी तरफ से नहीं किया। सवाल कह रहा है कि अगर एंगल ए को बाइसेक्ट करेंगे तो वो सामने वाली भुजा को भी बाइसेक्ट करेगा। तो एंगल ए का जो बाइसेक्टर होगा AD, वो सामने वाली भुजा AD और CD का भी BC का भी बाइसेक्टर होगा, यानी BD और CD आपस में बराबर होंगे। तो BD और CD बराबर हो गए। यहां से आप क्या कह सकते हैं, CD को नीचे ले आइए, तो BD अपॉन CD इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए इसको। ठीक, उसके बाद इक्वेशन 1 हो गया ये। उसके बाद क्या करेंगे, अर्धक वाली कॉन्सेप्ट को फिर से यूज करिए। आप एक प्रमेय जानते जो भी आपने पिछले सवाल में लगाई, न जाने कितने सवालों में लगा चुके हैं, कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी कोण का बाइसेक्टर खींचा जाए तो वो इन दो भुजाओं को जो है सामने वाली भुजाओं के खंडों के अनुपात के बराबर बांटता है। यानी कि अगर ए का बाइसेक्टर खींचेंगे तो AB और AC का जो रेशियो होगा वो BD और CD के रेशियो के बराबर होगा, ऐसा थ्योरम कहती है। तो लिखेंगे क्योंकि AD कोण A की अर्धक है, इसलिए AB अपॉन AC बराबर है किसके,
बी डी अपॉन सी डी के। ए बी अपॉन ए सी जो है वो बी डी अपॉन सी डी के बराबर होगा, ये अर्धक वाली प्रमेय कहती है। और समीकरण 1 कहता है कि बी डी अपॉन सी डी की वैल्यू 1 है। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से का मतलब क्या है, बी डी अपॉन सी डी की वैल्यू 1 आप इसमें रख दीजिए समीकरण 2 में, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर कितना आ जाएगा 1। समीकरण 1 और व 2 से ए बी अपॉन ए सी बराबर है बी डी अपॉन सी डी के, और बी डी अपॉन सी डी है बराबर किसके, 1 के। इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन ए सी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, यानी यहां से ए बी बराबर कितना आ गया, ए सी आ गया। और अगर किसी त्रिभुज में ए बी और ए सी दो भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये प्रूव हो गया। आसान आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है, तो इसलिए इनको कायदे से समझ के करिएगा, क्योंकि ये देखने में ऐसे आसान लगते हैं, जब एग्जाम में अपने आप करना होता है तो स्टेप्स भूल जाता है, दिमाग से चले जाते हैं स्टेप्स। लिखिए फटाफट और अगला सवाल देखें क्या है। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, आसान सा। ये तो रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी तथा कोण सी का अर्धक विपरीत भुजा पर डी और ई बिंदुओं में मिलता है। यदि डीई समांतर बीसी हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा। इसमें भी वही बात है थोड़ी सी। बी का अर्धक जो है, अच्छा इसमें जो पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार आपने किया था वो काम अब 2 बार करना है। पहले क्या कहा था, ए का अर्धक खींचा गया था पिछले सवाल में और उसको ही यूज किया था आपने। इस बार क्या किया गया है, पहले कोण बी का अर्धक खींचा गया, कोण बी का अर्धक खींचा गया बी डी, उसके बाद कोण सी का अर्धक खींचा गया सीई। इन दोनों अर्धकों को यूज करते हुए आप प्रूव करिए कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो समद्विबाहु है, यानी कि ए बी और ए सी को बराबर प्रूव करना है आपको। कैसे प्रूव होगा देखिए। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कोण बी का अर्धक जो है बी डी खींचा गया है, इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, जब कोण बी का अर्धक बी डी खींचा गया तो अर्धक वाली प्रमेय क्या कहती है, जो बाइसेक्टर थ्योरम है, जो किस ट्रायंगल के किसी भी कोण को समद्विभाजित करने वाली जब एक रेखा खींची जाती है तो वो प्रमेय क्या कहती है, वो प्रमेय कहती है कि कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात अर्धक द्वारा सामने वाली भुजा के खंडों के अनुपात के बराबर होगा। यानी अगर बी का अर्धक आप खींचेंगे तो कोण बी बनाने वाली दोनों भुजाएं कौन सी हैं, बी ए और बी सी, इनका रेशियो बराबर होगा सामने वाली भुजा के खंडों के रेशियो के, यानी कि एडी और सीडी के रेशियो के बराबर होगा। ए बी और ए सी का रेशियो एडी और सीडी के रेशियो के बराबर होगा। ये कोण बी के बाइसेक्टर से मिलेगा। इसी तरीके से कोण सी के बाइसेक्टर को यूज करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। फिर दोनों समीकरणों को यूज करेंगे और देखेंगे जो भी आना होगा वो आएगा। चलिए पहले इतना काम करते हैं, थोड़ा जो है कलर चेंज कर लिया जाए सवाल का बहुत। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी की अर्धक रेखा बीडी भुजा एसी को डी पर मिलती है। इसलिए क्या होगा,
तब ये होगा BA और BC का रेशियो AD और CD के रेशियो के बराबर होगा। तो BA की बजाय आप AB लिख लीजिए। AB और BC का रेशियो AD और CD के रेशियो के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसी तरीके से एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो CE है, तो इसको यूज कर लीजिए। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार कोण C की अर्धक रेखा क्या है, इसी प्रकार कोण C की अर्धक रेखा CE है। कोण C की अर्धक रेखा क्या है, CE। तो अगर CE को यूज करेंगे तो क्या होगा, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इन खंडों के अनुपात के बराबर होगा, यानी AC और BC का अनुपात AE और BE के अनुपात के बराबर होगा। AC और BC का अनुपात किसके बराबर होगा, AE और BE के बराबर होगा। AE और BE के अनुपात के बराबर होगा। अर्धकों को यूज करके जो आप कर सकते थे वो आपने कर लिया। अब थोड़ी सी जानकारी आपको और दे रखी। सवाल में कहा गया है कि DE और BC एक दूसरे के समांतर हैं, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर है। तो अगर ट्रायंगल ABC को आप देखिए, ट्रायंगल ABC में अगर DE और BC समांतर हैं तो थेल्स की प्रमेय आप यूज कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहेगी कि AE और BE का रेशियो AD और CD के रेशियो के बराबर होगा, तो यूज कर लीजिए। ये अब तो आदत हो गई होगी इन चीजों की। लिखेंगे ट्रायंगल ABC में DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, AE अपॉन BE का रेशियो बराबर होगा AD और CD के रेशियो के। AE अपॉन BE बराबर AD अपॉन CD, ऐसा होगा। अब जरा समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 2 से देखिए, AE अपॉन BE किसका मान है, AC अपॉन BC। तो AE अपॉन BE की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन BC। AE अपॉन BE की जगह पर हमने AC अपॉन BC रख दिया, और बराबर AD अपॉन CD मान किसका है, AB अपॉन BC। तो AD अपॉन CD की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, AB अपॉन BC, और आगे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। इक्वेशन 1 से AD अपॉन CD की वैल्यू हमने इसमें रख दी, और इक्वेशन 2 से AE अपॉन BE की वैल्यू हमने यहां पे रख दी। तो AE अपॉन BE की जगह पर आ गया AC अपॉन BC ये, और AD अपॉन CD की जगह पर आ गया ये AB अपॉन BC। यहां से देखिए BC से BC कैंसिल हो गया, AC बराबर कितना आ गया, AB, और AC और AB क्या है, त्रिभुज ABC की दो भुजाएं हैं। AB और AC, ये भुजा और ये भुजा बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। लिखेंगे AC बराबर AB, जो कि त्रिभुज ABC की दो भुजाएं हैं, इसलिए ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका सिद्ध हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लग जाएगा। इस सवाल को लगा लीजिए, इसको प्रूव कर लीजिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगला देख लें क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लगा चुके हैं। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, तो ये समलंब चतुर्भुज आपका एक है। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या है, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर होंगी, ए बी और सी डी समांतर होंगी। वही कहा गया ए बी और सी डी समांतर है। ई और एफ दो बिंदु हैं, ई और एफ भुजाओं ए डी और बी सी को इतने इतने मिलते हैं, ई एफ ए बी के समांतर, और ई एफ जो है ये ए बी के समांतर है। तो आप बताइए, क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं, तो जब ई एफ को ए बी के समांतर खींचा गया तो ई एफ सी डी के भी समांतर तो होगा, यानी कि ए बी ई एफ और सी डी ये तीनों एक दूसरे के समांतर होंगे। प्रूव करना है ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी, ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। ये मैंने एक इसके पहले क्वेश्चन भी आ चुका है, उसके पहले एक थ्योरम भी आ चुकी है, उसमें आप प्रूव कर चुके हैं कि अगर समलंब चतुर्भुज है तो उसमें इन भुजाओं का अनुपात दोनों असमांतर भुजाओं, भाई समलंब चतुर्भुज है तो ये समांतर भुजाएं हैं और ये असमांतर भुजाएं हैं। तो आपसे थ्योरम में कहा गया था कि एक समलंब चतुर्भुज में सिद्ध कीजिए कि असमांतर भुजाओं के खंडों का अनुपात बराबर होता है। उप प्रमेय नंबर 8 आपने प्रूफ की थी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। कल भी एक बार मैंने आपको ये दिखाया था, ये देखिए क्या प्रूफ किया है। AE और DE का रेशियो बराबर है BF और CF के रेशियो के। इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो, यही तो प्रूफ किया है आपने, और वो इतना ही दिया था, वो कुछ दिया भी नहीं था। चलिए वही है, देखिए AE और ED का रेशियो और BF और CF का रेशियो, वही प्रूफ करना है। तो ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन OD। तो आपको प्रूफ करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो जो समलंब चतुर्भुज की दो प्रमेय आपने प्रूफ की थी, उसमें जो दूसरी वाली थी अपोजिट वाली, वही थ्योरम शायद ये है। देखिएगा आप करके, अगर नहीं कर पाएंगे तो इसको फिर अगली क्लास में करवाया जाएगा, कि अब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा ज्यादा। बाकी ये क्वेश्चंस आपको अपने आप करने, इसमें कुछ है नहीं। DE और BC समांतर हैं, DE और BC समांतर हैं, तो आपको पहले पार्ट में EC का मान निकालना है, इसमें भी और इसमें भी। तो क्या करेंगे, इसका और इसका रेशियो बटे इस बराबर इसका और इसका रेशियो, इसी निकल आएगा। दूसरे में इसका और इसका रेशियो बराबर इसका और इसका रेशियो निकल आएगा। इसमें AD निकालना है, तो इनमें कुछ नहीं, ये सब चुटकुला सवाल है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, हो सकता है आप ना कर पाए ये वाला, तो इसको मैं कल करवा दूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। और बाकी आज की क्लास में जितने सवाल बताए गए हैं उनको आप पढ़िए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। और अभी और भी क्लासेस हैं, और भी थ्योरम्स हैं, बहुत सारी प्रमेय अभी बाकी हैं, उन प्रमेयों पे आधारित बहुत सारे सवाल बाकी हैं। तो अभी काफी सारी क्लासेस हमें इसमें और करनी है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको रिवाइज करते रहिए बस, और निश्चिंत रहिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, फिर नई थ्योरम्स नई क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।